बहुत बहुत शुक्रिया। तजाती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं डिबेट विद सनम एजाज। और हम इस डिबेट के दौरान, इन प्रोग्रामों के दौरान आवाम के मसाइल जो हैं, आवाम के मामलात जो हैं, वो अरबाब इक़दार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम मुख्तलिफ़ मामलात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी खोज करते हैं और खोज करने के बाद जो कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं वो आवाम के सामने, सरकार के सामने इस उम्मीद के साथ रखते हैं कि जहाँ कहीं कोताही हुई हो उस कोताही को दूर किया जा सके। आपको नाज़रीन याद दिलाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में एक और ख़बर चल रही है और ये ख़बर यही है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिन्हें आम तौर पे कश्मीर में कॉरपोरेशंस कहा जाता है, सरकार उन्हें अब लपेटने का काम कर रही है, समेटने का सोच रही है। और सरकार इससे पहले भी जम्मू कश्मीर सीमेंट्स को भी लपेट चुकी है, समेट चुकी है। करीबन 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो कश्मीर से लेके जम्मू तक, और जहां से लगभग 600 के करीब लोगों को रोजगार मिलता था, न जाने किन वजूहात की बिना पे समेटी गई, लपेटी गई। और जेके सीमेंट्स के हवाले से सरकार कहती है खसारे में थी, इस वजह से लपेटी गई। सरकार जेके सीमेंट जैसे बड़े इदारे को, जिसका सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में कारखाना था, उसको लपेट चुकी है। और अगर हम मार्केट में देखें, बाजार में देखें, ठीक उस सीमेंट फैक्ट्री के पास, उस इंडस्ट्रियल सरकार के यूनिट के पास कुछ और सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, लेकिन वो घाटे में नहीं है, वो क्योंकि वो प्राइवेट की नहीं है, वो सरकार की नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। तो प्राइवेट की क्यों चलती है, सरकार की क्यों बंद करनी पड़ी है? हमें कुछ जराया ने बताया कि जेके सीमेंट्स बड़ा फ़ायदा दे रही थी, दे सकती थी अगर सही तौर पे इसको चलाया जाए। और उसके बाद कहीं न कहीं इन इदारों की भी जिम्मेदारी है, वहाँ रह रहे, वहाँ काम करे मुलाजमीन की भी जिम्मेदारी है। हम आपको बताएं, एक और कॉरपोरेशन है और उसे स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन कहा जाता है। हर साल लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की लकड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर के जंगलात से निकाली जाती है स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के ज़रिए। लेकिन बड़े जो लकड़ी निकाली जाती है, बड़े पैमाने पर लकड़ी निकालने के बावजूद भी अक्सर शिकायत स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की होती हैं कि अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के बराबर नहीं है। हमारे कुदरती वसाइल, जंगलात एक बड़ा वसीला है जम्मू कश्मीर में, बड़ा रिसोर्स है। उस रिसोर्स से भी अगर देखा जाए, महकमा जो J&K स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह पूरी नहीं कर सकता है। तो सरकार लपेटी गई, नहीं तो और क्या करेगी? ये एक पहलू। और इस पहलू के साथ साथ अब हमारे दूसरे कुछ सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पर हमारा हैंडलूम डेवलपमेंट और हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन का जो कॉरपोरेशन है, उनको भी सरकार बता रही है कि लपेटे में लेना है क्योंकि घाटे में है। ये हमारे कुछ मुद्दे हैं, वक्त कम है, इसी मुद्दे पे हम ज़रा समझने की कोशिश करें अपने मेहमानों के साथ। आज हमारे डिबेट में 3 ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ वजाहत कुरैशी बैठे हैं, हमारे बिल्कुल मेरे बाएं तरफ, यानी आपके टेलीविज़न के दाएं तरफ बिल्कुल हमारे साथ बैठे हैं इश्तियाक द्राबू साहब। ये साहब का MD हैं J&K सीमेंट्स लिमिटेड कॉरपोरेशन के। उनके बीच में हमारे साथ इंजीनियर नज़ीर अहमद यत्तू साहब बैठे, ये साहब का वाइस चांसलर हैं J&K सीमेंट्स के। और हमारे साथ वजाहत कुरैशी द्राबू जी हैं, वजाहत हमारे साथ मौजूद है। और ये है J&K जम्मू कश्मीर में ट्रेड यूनियंस के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। आज हम सबसे पहले इंजीनियर नज़ीर से पूछेंगे। इंजीनियर नज़ीर 2 साल के करीब इस जो हमारा श्रीनगर में J&K सीमेंट्स है वहाँ पे वाइस चेयरमैन रहे हैं। नज़ीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यतू साहब आपका हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया। इश्तियाक द्राबू साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और वजाहत दुरानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नज़ीर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप लगभग 2 साल वाइस चेयरमैन रहे J&K सीमेंट्स के कॉरपोरेशन के। क्या ये घाटे में थी, खसारे में थी या तब मुनाफे में थी? अगर मैं आपको ही कोट करूं, कई बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इतना प्रॉफिट आया, इतना प्रॉफिट आया, जो मुझे आज पूरा याद जिस तरह से मुझे पड़ रहा है। क्या वाकई ये घाटे में थी या खसारे या नफ़ा में थी और सरकार ने जो अब इसको बेचा है? ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी सनम साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और मेरे मेहमान जो साथी हैं द्राबू साहब और बाकी जो साथी बैठे हैं, तो इनको अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम सलाम। 2 साल मैंने नहीं कि वहां कोई जॉब नहीं की। मैंने जब टेक ओवर किया था तो सिर्फ 8 महीने के लिए मैंने वो रखा था एज अ VC। चेयरमैन साहब हमारे उस वक्त गंगा जी थे जो BJP के लीडर थे। तो 120 करोड़ की लायबिलिटी थी जब मैंने टेक ओवर किया था।
तो 8 महीने में मैंने वो चलाया, तो 8 महीने के बाद वो डिक्रीज हुआ था, वो लायबिलिटी डिक्रीज हुई थी 80 करोड़ की। उसका मतलब है 40 करोड़ का मुनाफा उसमें आया था जी। लेकिन जब मैंने टेक ओवर किया उस वक्त 120 करोड़ की लायबिलिटी थी। उसमें ये मकसद था, जो पहले ये था, ये जो जेके सीमेंट्स था, अगर इसका पहले 2005 में देखा जाएगा ये नंबर 1 थी, लेकिन उसके बाद जो उसकी मशीनरी थी, जब मैंने देखा है उसकी मशीनरी वो डेटोरेट हो गई थी। दूसरा, इसमें मुलाजिम ज्यादा थे। तीसरा, इसमें सबसे बढ़िया ये था कि गवर्नमेंट इसको सीरियस, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो इसको सीरियस नहीं ले रही थी। क्योंकि मैंने कई बार उस वक्त की चीफ मिनिस्टर साहिबा को मैंने रुजू किया था, मैंने उसको बोला था कि हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा था वो आ नहीं रहा था। इसलिए उस वक्त मुलाजिम बड़े परेशान थे, उनके पास कोई तनख्वाह नहीं था। फिर मैंने ऐसे ही उनको थोड़ा बहुत प्रेशराइज किया तो मुलाजिमों का तनख्वाह आया, फिर मैंने 10% में इंक्रीज किया। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि उसको किसी ने उस वक्त सीरियस नहीं लिया था। अदरवाइज ये कौन सी बड़ी बात थी। अगर आपका ही मैं मानूं, आपका ही कहना है कि अगर हम प्राइवेट सीमेंट इंडस्ट्रीज देखेंगे, रोज बरोज 1 महीने में वो 2 बना रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सीमेंट का जो PSU था, इसमें क्या हुआ। तो मेरा यही तो है कि ये किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, इसमें मशीनरी की प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट, और सबसे बढ़िया ये था कि अगर कोई गवर्नमेंट अदारा किसी के लिए उनको सीमेंट चाहिए था किसी स्ट्रक्चर के लिए, ज्यादातर वो प्राइवेट लेते थे, ज्यादातर वो हमसे नहीं लेते थे उस वक्त। मैं आपकी बात सुन लिया। ये हमारे साथ में इश्तियाक द्राबू साहब है। द्राबू साहब, आपने इस जेके सीमेंट्स को काफ़ी टाइम तक हेड किया है। ये जिस तरह से इंजीनियर नज़ीर यत्तू बता रहे हैं कि 8 महीना ये रहे और वहाँ पे 80 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो है इनने ख़त्म की, तो ये एक अचीवमेंट है, यानी ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या वाकई में सरकार ने इसको पिछले दिनों अब डिफंग कर दिया, ख़त्म कर दिया? क्या ये डिफंग करने के लायक थी? आप इस वक्त रिटायर तो हो चुके हैं, इससे अलग तो हो चुके हैं, लेकिन क्या आपका तजुर्बा, आपका वहाँ पे रहना का जो वक्त था वो कैसा था? मैंने 2019 में ज्वाइन किया, जनवरी 2019 में वहां पर ज्वाइन किया। उस वक्त कंपनी ऑलरेडी सिंक हो चुकी थी जी। मेन वजह था उसमें कि ये जो मतलब जो कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा जा रहा था। उसमें रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा था, तो विद द रिजल्ट जो लॉसेस थे वो बढ़ते गए, ज्यादा बढ़ते गए लॉसेस। उसके बाद जो हमारा पुराना प्लांट था वो था 300 मीट्रिक टन का जी, वो पूरा 1982 में लगा है जी। वो पूरा ऑब्सोल्यूट हो चुका है, वो अपनी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं, वो पूरा बंद हो गया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्शन दी इसको बंद करो। जब भी मैंने ज्वाइन किया उसी वक्त ऑर्डर आया था कि इसको बंद करो, पोल्यूशन कंट्रोल को नॉर्म्स पे पास नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो बंद करना पड़ेगा। वो 300 मीट्रिक टन का प्लांट ऑब्सोल्यूट पूरा हो चुका था। बेसिक ब्रेकडाउन उसमें हो रहा था, विद रिजल्ट पावर फेलियर हो रहा था, जिसमें भी लॉसेस ज्यादा आ गए। उसके बाद हमने एक नया प्लांट वहां पर बनवाया 2010 में 600 मीट्रिक टन, जो रेटेड कैपेसिटी कभी नहीं दिया उसने, वो 300 से आगे कभी गया नहीं, वो बिलो स्पेसिफिकेशन बना, मतलब उसको हैंड ओवर टेक ओवर भी नहीं हुआ है। तो लेकिन उससे वो बेसिक रीजन वही भी हो गया कि हमारा जो टर्नओवर वो मैं थोड़ा सा मैं ये हमारा, आपने 600 मीट्रिक टन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, मशीनरी 600 मीट्रिक टन की लगाई, उसके बाद आउटकम जो प्रोडक्ट था वो 300 मीट्रिक टन है। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मशीनरी गलत लगाई गई, जो लगानी थी वो नहीं लगाई गई, बिल निकाला 600 वाली का, लगाया 300 वाला। पहला जो प्लांट था 1982 का वो अच्छा प्लांट था, लेकिन अब ऑब्सोल्यूट हो चुका था, उसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। मैं दूसरे प्लांट की बात करता हूँ, नया 600 मीट्रिक टन प्लांट वाला। दूसरा प्लांट 600 मीट्रिक टन का था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम थी, वो कभी 300 से आगे कभी नहीं गया। तो सीधा हम मान लेना, आम लफ्जों में द्राबू साहब, आम लफ्जों में मान लें, मशीनरी वो जो पैरामीटर्स पे मशीनरी दर्ज थी वो नहीं लगाई गई थी, वो नहीं। फिर क्या हो गया? फिर उसको बला कौन सी आ गई कि 600 वाली से 300 तक पहुंच गया? और वो प्रॉब्लम है उसमें।
नहीं, उसका reason हो गया। कोई इंक्वायरी उसकी बैठी, कोई कुछ हुआ उस पे कि क्या हो गया, ये कौन सा कहर हो गया 600 से 300 पे पहुंच गया? we brought that to the notice of the government। हमने वो कुछ 5-6 करोड़ रुपए उसका बंद भी रखा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया। हो सकता है सरकार के ही लोगों ने ये सब कुछ किया होगा, 300 के बजाय 600 के बजाय 300 का ही लगाया होगा। अक्सर मैं वजाहत, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा वजाहत को मैं 2 मिनट जी। उसके बाद हमने उसको डीपीआर एक बनवाया ठीक करने के लिए। जब मैंने टेक ओवर किया तो आई कंसल्टेड सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनसे मैंने उनके इंजीनियर में यहाँ लाए, उनसे डिस्कस करके हमने प्रोजेक्ट बनाया। तो फिर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मरमू साहब थे उस वक्त एलजी राजभवन में, मैंने जम्मू में दे दी वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उन्होंने एग्री भी किया कि मैं दे दूंगा ये पैसा आपको इन 2 फेजेस। लेकिन उसमें कुछ एम्प्लॉय का जो उन्होंने कुछ मतलब इनमें 2 ग्रुप थे एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय नहीं चाहते थे कि ये चले, वो भी एक प्रॉब्लम हुई। तो एक ग्रुप चलता था ये चले, एक ग्रुप चलता था ना चले। विद द रिजल्ट गवर्नमेंट को भी ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम नहीं चलाएंगे उसको बाद में। द्राबू साहब, आपने एम्प्लॉयज की बात की, वजाहत मेरे साथ हैं। वजाहत भाई बहुत शुक्रिया, आपने सुना दोनों की बात। बता रहे हैं कि 600 का प्लांट था, 300 ही उससे आउटकम था, और एम्प्लॉयज ग्रुप बंदी हो चुकी थी, वो चलने नहीं देते थे। अक्सर ये जो शिकायत रही है वहाँ की, एक तो एम्प्लॉयज ज़्यादा थे, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स वहाँ पे थी, और एम्प्लॉयज भी वहाँ पे काम नहीं करते थे। ज़रा आप ट्रेड यूनियन लीडर हैं, एम्प्लॉयज को खासतौर पर जी, तो आपसे हम जानना चाहेंगे वाकई में इल्ज़ाम जो एम्प्लॉयज़ पे लग रहा है वो उसमें कितनी हकीकत है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज द्राबू साहब बात कर रहे हैं मशीनरी की और प्रोडक्शन की, लेकिन आप मुझे बताइए फिर आज से 8-9 साल पहले ये कॉरपोरेशन यही थी, यही मशीनरी थी, यही लोग थे, यही मुलाजिम थे, उस वक्त नफे में कैसे थी? गवर्नमेंट को डिविडेंड दे रहे थे ये। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने वहां पे मुसल्लत की, उन्होंने इस कॉर्पोरेशन को खसारे की तरफ ले गई। सबसे पहली बात आप बिल्कुल कही, बैकडोर एंट्रीज हुई। तकरीबन 160 लोग ऐसे थे जो अनपेड थे और उनके पास कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी नहीं था। ये बाबू साहब भी बखूबी जानते हैं जी। जो चीजें इसके सवाल की तरफ इनको ले गई वो बेताशा परचेज थी। इनका एक एमडी ऐसा था जिसने 100 करोड़ का कोल खरीदा और उसके बाद में उसको स्टोर किया, और हर तीसरे दिन वहां पे एक वाटर टैंकर जाता है उस पर पानी डालने के लिए ताकि इसका वजन बराबर रहे। और ये मैं वसूल के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो ये वही कॉर्पोरेशन है, वही मुलाजिम थे जिन्होंने इसको डिविडेंड दिया गवर्नमेंट को हर साल अपनी तरफ से प्रॉफिट, और ये ले लीजिए। और मुलाजिम सबसे खुशहाल कॉर्पोरेशन थी जेके सीमेंट्स। दूसरी बात, जब ये रनिंग कॉस्ट बनाते हैं, जैसा आपने खुद कहा कि अगर 600 मैट्रिक टन का प्लांट बनाया तो ये उस पर कॉस्टिंग करते हैं, ये देखते नहीं है कि प्रोडक्शन कितनी है। और जब मार्केट में रेट आ जाती है सीमेंट्स की, वो प्राइवेट से हायर होती है, उससे ज्यादा होती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एसआरओ निकाला था कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, उसमें देखिए सीमेंट ही वजाहत भाई, जो मेरे प्रोग्राम करने का आज का मकसद यही है। कुछ हमारे पास शहर में अफवाहें हैं कि एक बड़ी कंपनी, चूंकि वहाँ का लाइमस्टोन जो है वो कहते हैं कि मुल्क में सबसे नंबर 1 क्वालिटी का लाइमस्टोन है, वहाँ क्या अच्छा सीमेंट बन सकता है, तो उस पे मुल्क की कुछ कंपनी की नजर थी। बिल्कुल, आपने देखे लाइमस्टोन पे मोनोपोली थी जेके सीमेंट्स की जी। अगर वो उसको भी एक्सप्लोर करते, प्राइवेट को उसमें से कुछ पार्ट बेचते, तो तब भी वो खसारा कम कर सकते। सबसे पहली बात, एक मिनट मैं एक अहम पॉइंट आपकी इसमें करना, आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जेके सीमेंट ने अपना एक प्लांट जम्मू में प्लांट बनाया और वो सालों साल तक कमीशन नहीं हुआ, जबकि मुलाजिम को वहां ट्रांसफर किया गया। वो सुबह गाड़ी में जाते थे, वहां धूप सेकते थे दिन भर, शाम को वापस आते थे। मिसमैनेजमेंट इस कदर थी कि कनेक्शन लिया था, बिजली का इस्तेमाल नहीं किया और 40 लाख रुपए बिजली का बिल आ गया। आप मुझे बताइए, अगर कोई प्राइवेट अपना कारखाना शुरू करेगा, शुरू करने से पहले वहां मुलाजिम भी लगाएगा, बिजली का कनेक्शन भी लेगा, लेकिन कंपनी शुरू नहीं करेगा, वो कंपनी चलेगी कैसे? कंपनी चलेगी जैसे अल्लाह के भरोसे रखी गई थी। मैं जरा द्राबू साहब के पास वापस आऊंगा और उसके बाद इंजीनियर नजीर यतू मेरे साथ हैं। द्राबू साहब, आप गड़े मुर्दे तो ये इसको सरकार ने बेच दिया। हमारे पास कुछ शहर में अफवाह है, कश्मीर में अफवाह है
कि कुछ बड़ी कंपनीज ने इसको बंद करवाया, डेलिब्रेट सरकार के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, एम्प्लॉयज के साथ मिलके कुछ बड़ा खर्चा पर्चा किया ताकि इसको बंद किया जा सके। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कंपनी ले ले, लेकिन उस कंपनी को अगर देने के बजाय क्या इसको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है? उस पोजीशन में है कि जिस तरह इंजीनियर बोल रहे थे कि 8 महीने में 80 करोड़ रुपए का फायदा आया, तो क्या ये वापस पोजीशन में आ सकती है? इसमें जनाब देखो ना, 90 ऑलमोस्ट एवरी मटीरियल एक्सेप्ट कोल, वो छोटा सा मटीरियल, बाकी सारा अवेलेबल हमारे पास क्रू में है जी। मेन सोर्स जो मेन आइटम जो सीमेंट बनने में लगता है दैट इज लाइम स्टोन। हमारा लाइम स्टोन जो जेके सीमेंट को है, एशिया में नंबर 1 लाइम स्टोन माना जाता है जी। किसी भी सीमेंट फैक्ट्री में ऐसा लाइम स्टोन यहाँ नहीं है जितना बेस्ट क्वालिटी जेके सीमेंट का है। तो जेके सीमेंट अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो क्यों नहीं रिवाइव हो सकती है। क्या आपने कभी सरकार को, आप उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, कभी बात की सरकार को बताया कि कैसे इसको रिवाइव किया जा सकता है? वो मुलाजिम कहाँ गए? वजह बात की हमने यूनियन लेवल पे भी सरकार को सजेस्ट किया था। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दिया जी। ही एग्रीड, तो मतलब उसने एग्री भी किया था कि मैं आपको 2 या 3 फेजों में पैसा दे दूंगा सारा, लेकिन उसमें कुछ मुलाजमों की थोड़ा सा दो ग्रुप थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये चले। नहीं, मुलाजमीन की बात देखिए जज साहब, मुलाजमीन की बात उस वक्त आ गई जब मुलाजमीन की 1.5 साल की तनख्वाह बंद हो गई। उनका ग्रुप की बात नहीं है। देखिए, जब आप एक मुलाजिम को 2 साल तक सैलरी नहीं देंगे, उसका घर कैसे चलेगा? जब आप एक मुलाजिम का सीपी फंड नहीं देंगे, उसकी LIC नहीं देंगे, उसका यूनियन फंड तक भी इन्होंने नहीं दे पाए, तो वो मुलाजिम क्या कहेगा? वो कहेगा कि मुझे भूखा रखो और उनकी सैलरी उसने तो नहीं उसने तो कहना था जब 2 साल किसी के घर में कोई पैसा नहीं आएगा, वो अपनी फैमिली को कैसे चलाएगा? बजाज दुरानी, बात ये है, बजाज दुरानी, देखिए जी ये इश्तियाक द्राबू साहब कुछ बता रहे हैं। मुलाजिमों का भी प्रॉब्लम एक चीज था, उनका सैलरी बहुत देर से बंद था, वो सैलरी नहीं लेते, उनके सीपी फंड नहीं था, वो कुछ प्रॉब्लम थी, जो रिटायरल बेनिफिट्स नहीं थे, जिसके रिजल्ट यूनियन वो नहीं चाहते थे कि ये चले, कि दे वांटेड सम उनके साथ कुछ किया जाए। इंजीनियर नजीर, आप इंजीनियर भी हैं, क्या समझा जा सकता है ये जो जेके सीमेंट्स है इसको वापस खड़ा किया जा सकता है किसी बाहर की क्योंकि यहाँ पे करीबन 2000 कनाल के पास, 2300 कनाल के पास जमीन है, यहाँ पे इसके पास अपना लाइन कोरीज है। अगर गवर्नमेंट इसको, देखिए सनम साहब मेरी बात सुनिए, देगी तो चल सकते हैं। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए सनम साहब जी, बताइए आप मेरी बात। 3 बार मैंने LG की नोटिस में लाया और पिछले 15 दिन ही हुए मैं एडवाइजर भटनागर साहब से मिला। मैंने उससे कहा अगर हम इसे सीरियसली लेंगे तो हम इतना मुनाफा बख्श यूनिट ये बन जाएगा कि जेके सीमेंट ये जो बैंक जो है वो नंबर 2 पर आएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, हमने जब उस वक्त गवर्नर साहब थे, वोहरा साहब थे, हमने उस वक्त AGM इसका लिया है और मुनाफा बख्श यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है, इसमें कोई मुलाजिम का कोई फॉल्ट नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, इसको किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। वजह साहब ने सीरियसली बोला, बहुत अच्छी बात कही है। अगर हमने 600 TPD का बनाया, उसके लिए मशीनरी लाई, फिर वो 600 क्यों नहीं दे सकता है? वो 300 ही क्यों नहीं दे सकता है? 300 ही क्यों देगा हमें? इसका मतलब है मिसमैनेजमेंट की टांग की खिंचाई हो रही थी। तो अगर एज ए इंजीनियर मैं कह रहा हूं, और फिर मैं गया था राजौरी, वहां पर भी बाफुलियाज में मैंने उनको जॉइंट वेंचर में इस बाबा शाह गुलाम यूनिवर्सिटी के साथ मैंने उठाया था कि वहां भी हमारे पास सारे वो मटेरियल अवेलेबल है, वहां पर भी हम बहुत अच्छी इंडस्ट्री बना सकते हैं और यहाँ ये सबसे बड़ा मुनाफा बख्श यूनिट होगा, सबसे बड़ा मुनाफा बख्श। इंजीनियर नजीर यतू बता रहे हैं द्राबू साहब, मैं एक सवाल है, जो बाहर की बड़ी कंपनी अंबुजा आती है, दूसरी आती है, वो इसको टेक ओवर करती है, वहाँ एसेट्स जो हैं वो उसको टेक ओवर करती हैं। इस वक्त थोड़ा सा अंदाजा बताइए कितने के एसेट्स होंगे जेके सीमेंट्स के, कितनी की प्रॉपर्टीज होंगी? आपके पास आइडिया, क्या पूरा डाटा होगा, लगभग कितने की है? नहीं ज़बानी मुझे याद नहीं है, लेकिन है कुछ 500-600 करोड़ का टोटल एसेट है। अगर मैं उससे आपको मैं कहूँ 1700 करोड़ उसकी जमीन है,
1700 करोड़ की जमीन है, अगर 1 करोड़ में ही वहां पे जमीन कनाल किनाल रखी जाए। जम्मू में जमीन है, कश्मीर में जमीन है, साथ में जो क्वारीज हैं वो हैं, ये लगभग 3000 करोड़ हमारी ये बहुत बड़ा कास्ट हो रहा है, बहुत बड़ा। ये मशीनरी है, ये जिसको आज डस्ट हो रहा है। तो पहले मुझे सनम साहब बताइए, गवर्नमेंट इसको आउटसोर्स क्यों करना चाहती है, मुझे बताइए ना पहले। अगर यही कंपनी 600 मुलाजिमों को चला रही थी, अब ये आउटसोर्स क्यों करना चाहती है? आउटसोर्स का उसको बंद कर दिया गया है। एक तो पहले सीमेंट्स बंद हो चुका है, आपकी नॉलेज के लिए। आप दूसरी ये आज का प्रोग्राम दूसरी कॉर्पोरेशन के लिए एक रास्ता है, उनके लिए तैयारी हो रही है। इसमें एजाज साहब एक बात रखना चाहता हूं, इस वक्त गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे गामजन है। वो किसी भी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े हाउसेज हैं जो टेक ओवर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, जो टेक ओवर कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, जो आउटसोर्सिंग को लेकर यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट इससे जान छुटाना चाहती है, वरना कोई वजह नहीं है। क्यों रखेगी गवर्नमेंट? अगर घाटे पे रोज प्रोटेस्ट होता रहे, मुलाजमीन का रोज प्रोटेस्ट होता है, तो क्यों गवर्नमेंट रखे घाटे पे? तो दरबदर है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि घाटे की वजह क्या है। अगर घाटे की वजह मिसमैनेजमेंट है, अगर जेके सीमेंट में 500 मुलाजिम रखने की कैपेसिटी थी, तो गवर्नमेंट ने वही देखना है पैसा कहां गया। अगर गवर्नमेंट ने जेके सीमेंट बनाया, उसमें 400 लोगों का रोजगार हो सकता है, आपने 800 लगाए। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया स्पेसिफिकेशन के साथ, आपने पैसे दिए 600 टन के लिए, 600 मैट्रिक टन के लिए, और लिया आपने 300 टन की, और जब कॉस्टिंग आपने बनाई वो ऐसी बन गई कि राबू साहब सपोज एक मैंने जिस तरह प्राइवेट फैक्ट्री की बात की, उसके साथ वाली सीमेंट फैक्ट्री की, सपोज ये कोई कश्मीरी इस फैक्ट्री को लेता है, तो दिन का कितना प्रॉफिट कमा सकती है ये फैक्ट्री? कितने लोगों को रोजगार दे सकती है? ये तो जनाब तकरीबन 1000 मुलाजिम इसमें काम कर रहे थे जी, 1000 मुलाजिम प्लस काम कर रहे थे, और ये तकरीबन 1200 टन दिन का इसका एक्चुअल मतलब था सीमेंट स्टोरेज कैपेसिटी देने के लिए, लेकिन ये 1200 टन नहीं दे रहा था, ये 500-600 टन टोटल। अगर दोनों सपोज मान लीजिए मैं कल इसको लेता हूं, तो मैं कितना प्रॉफिट दिन का कमा सकता हूं फैक्ट्री से? कितने लोग? 30 लाख रुपए का प्रॉफिट, 30 लाख रुपए पर डे का प्रॉफिट। अतुल शर्मा गवाह है। लेकिन जनाब ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं 1200 मैट्रिक टन पे, जबकि इनको कैलकुलेशन 400 जो प्रैक्टिकली वो प्रोड्यूस करती है। नहीं, सरकार वो पे 40-50 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा पर डे का। 40-50 लाख। जब हमारे अफसर प्रोजेक्शन करते हैं गवर्नमेंट के पास, वो उनको सब्ज बाग दिखाते हैं, वो उनको बताते हैं 1200 मैट्रिक टन आएगा, उसमें मल्टीपल इतना होगा, 40 लाख दिन का फायदा होगा। तो गवर्नमेंट मेरा लास्ट का 1 मिनट है, कुछ मशवरा दीजिएगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। राबू साहब एक मशवरा आपसे, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, कैसे इसको रिवाइव किया जा सकता है? जी राबू साहब, क्या इसको रिवाइव किया जा सकता है या अमरीका के हवाले किया जाए? जा सकता है, आराम से किया जा सकता है, रिवाइव आराम से चल सकती है। बड़ा अच्छा यूनिट है, थोड़ा इसको मतलब देना है, मतलब इसको मॉडर्न तरीके से कुछ इसको रिपेयर करना है, तभी हो जाएगा। ये नजीर आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितना खर्चा आएगा इसको रिवाइव करने के लिए और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए? पहले इसको ठीक करने के लिए तकरीबन 30-40-50 करोड़, मैंने 100 करोड़ का डीपीआर दिया था, वो सरकारी हुआ। अगर आप और मुझे होना। देखिए सनम साहब, जब मैं था उस वक्त इन्होंने मुझे बोला ये आउटसोर्स करेंगे, लेकिन मैंने उनको नोट लिखा, वो फाइल मेरे पास मौजूद है, मैंने बोला मैं चलाऊंगा। इन्हें बोला कितना पैसा चाहिए, मैंने उस वक्त इनको बोला था सिर्फ 12 करोड़ दीजिए, मेरे पास फाइल मौजूद है, आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त उन्होंने, चूंकि उस वक्त बीजेपी पीडीपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त उन्होंने 12 करोड़ रुपए नहीं दिए रिवाइव करने के लिए, रिवाइवल करने के लिए। अतुल शर्मा साहब एमडी जो है, बड़े काबिल एमडी साहब थे, उनको मालूम है हमने 12 करोड़ सिर्फ मांगे थे, 12 करोड़, और 90% पोल्यूशन फ्री था वो उस वक्त। सारी मशीनरी हमने उस वक्त बनाई थी, सिर्फ 12 करोड़ हमने मांगे थे। आज वजात लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं।
जी जा- जी, इसको जानना रिवाइव चाहेंगे करने क्या? के लिए एक ही सोल्यूशन है। फैक्ट्री के बगल में इनकी 13 गलन जमीन है, वहां पे नया प्लांट बनाया जाए जेके सीमेंट का, और इसको बेच के लाइबिलिटी खत्म की जाए, इसको और बेच कुछ के पैसा liability? गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में दे। नहीं, आप कहते हैं इसको बेच के लाइबिलिटी खत्म की जाए। जो पुरानी मशीनरी है, पुरानी फैक्ट्री, उसको बेच दीजिए आप। अच्छा, उसमें जो वो तो पैसा आएगा, स्क्रैप, और वो तो गवर्नमेंट स्क्रैप के कुछ दामों अब जाएगी। उसमें स्क्रैप में भी करोड़ों आएगा, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ में जो 1300 कनाल की लैंड है, वहां पे एक नया यूनिट बनाया जाए इन्हीं मुलाजिमों को लेकर जो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा 100 करोड़ रुपए का एक पैकेज दे दे, भले ही वो जब प्रॉफिटेबल हो जाए उसे वापस ले ले, वो लोन के तौर पे दे दे, सॉफ्ट लोन दे दे। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, 100 करोड़ रुपए कम से कम अपना कैपिटल पैसा है, इन्वेस्टमेंट दे दे। अपना पैसा है, अपना अपना पैसा है। बहुत शुक्रिया, गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द्राबू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर नज़ीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वजह दुरानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, श्रीनगर से मेरे साथ 3 बड़े मेहमान जुड़े हुए थे। साहब, जाहिर है ये कॉरपोरेशन की बारी है। अब कॉरपोरेशन में कुछ और का भी पता कट सकता है। हम अपने नाजरीन को या उन अहदेदारों तक ये बात बता रहे हैं कि सरकार कुछ कॉरपोरेशन का पता साफ करने जा रही है। क्यों साफ करने जा रही है? साहब, जाहिर है घाटे का सौदा है, लेकिन घाटे के सौदे में जब हमने स्टेट का जो जेके सीमेंट्स का प्लांट की बात की, जिसके बारे में 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए के जिसके पास एसेट्स हैं, उसकी बात की तो मालूम हुआ बड़ी साजिश कहीं तो नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह साहब का एमडी, साहब का वाइस चांसलर और साहब वहाँ के ट्रेड यूनियन लीडर सभी ने बताया कि घाटे का नहीं, फ़ायदे का था। और हम देखते हैं कोई भी इंडस्ट्री घाटे का नहीं होती है, सिर्फ उसको सही तौर पे चलाना चाहिए। तो वो मुलाजमीन जो दूसरी कॉरपोरेशंस में काम करें, वो ख्याल रखें कि उनकी कॉरपोरेशन का भी पत्ता साफ हो सकता है अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी। और प्रॉफिटेबल बहुत सी नहीं है। हमने एसएफसी की बात की, यानी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की बात की, हमने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन की बात की। उनका नंबर लग चुका है, किसी भी वक्त सरकार उन पे भी पूरी तरह से नजर रखी है। लेकिन जेके सीमेंट्स में घोटाला क्यों हुआ, ये नुकसान क्यों हुआ, इसके लिए अगर एनआईए कोई कार्रवाई करती है, इंक्वायरी करती है, या बाकी जो सरकार के इदारे हैं वो देखें किसने कितना माल खाया, किसने कितना माल कमाया, जो पब्लिक के एक्सचेंजर को, पब्लिक के खजाने को नुकसान पहुंचाया। तो ज़रूरी मामला देखने के हैं, लेकिन आपको बताएं और भी ज़रूरी खबरें हैं, वो देखते रहिएगा जेके 24/7 न्यूज़ पे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर हो करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।